नए दौर की नई कहानी, नई तकनीक पर अब नए प्रयोग होने लगे हैं। कभी शादीशुदा जोड़े ही छुप छुपा कर सेरोगेसी के जरिए संतान हासिल कर रहे थे, लेकिन अब हमारे बॉलीवुड के अभिनेताओं ने एकदम ताज़ा उदाहरण पेश करना शुरू कर दिया है। बिना शादी ब्याह के झमेले में पड़े सेरोगेसी तकनीक से पिता बन जाओ। देश की ऐसी छुटपुट खबरें पढ़ती रहती हूँ तो 7 साल पहले के अपने देश भारत में बिताए दिन याद आते हैं। मेरी डायरी के पन्नों में वो सारे दिन आज भी ताज़ा है, लेकिन मैं सब पीछे छोड़कर दूसरे देश निकल आई। आना ही पड़ा, क्या करती। मेरे माता पिता भी मेरे निर्णय के विरुद्ध थे। आगे हम 2 जिंदगियों का सवाल था, यूं ही बर्बाद नहीं कर सकती थी। क्योंकि फैसला मेरा था, इसलिए उसका परिणाम भी मुझे ही देखना था। आप क्या सोचने लगे? कैसा फैसला, कौन सी 2 जिंदगी? सारे सवालों के जवाब मेरी डायरी में है। आज कुछ पन्ने मैं आपके लिए खोल देती हूँ। रेडियो कथा रत्न। करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है कि अंजलि याद है ना आपको? एकदम टॉम बॉय, खेल कूद, कपड़ों की स्टाइलिंग, सब कुछ लड़कों जैसा। दोस्त भी लड़के ही, और हो भी क्यों नहीं। अंजलि लड़कियों जैसी शर्मीली, कपड़े और ब्यूटी पर ध्यान देने वाली थी ही नहीं। मैं भी बिल्कुल अंजलि जैसी ही थी, एकदम बिंदास, बेफिक्र और अपनी मर्जी से चलने वाली। मैं बाइक भी बहुत अच्छा चलाती थी, लेकिन पापा की थी तो बिना बताए उनसे छुपा कर ही चलाती थी। आपको वीनू पालीवाल याद है? वही प्रसिद्ध महिला बाइकर जिसे हॉग रानी का नाम दिया गया था। पिछले साल सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। मैं उनकी जबरदस्त फैन थी। सोचती हूँ वीनू को भी तो अपने बाइक प्रेम और लंबी दूरी तक सड़क नापने की इस इच्छा के लिए कम परेशान नहीं किया गया होगा। लड़की होकर लड़कों की तरह अकेली ही बाइक पर दुनिया नापने निकल पड़ी तो समाज को खुजली जरूर मची होगी। लेकिन फिर भी वीनू पालीवाल ने अपने सपने को पूरा किया और अपने प्यारे हार्ले डेविडसन पर ही मौत को गले लगा लिया। एक बार मैंने भी रेगिस्तान में बाइक रैली में हिस्सा लिया था। वहां पहुंची तो देखा एक मेरे अलावा दूसरी कोई भारतीय लड़की रैली का हिस्सा नहीं थी, लेकिन विदेशी लड़कियां कई सारी थी। अनोखा अनुभव था, जीवन भर याद रहेगा। वैसे मेरा तो पूरा जीवन ही एडवेंचर बन गया है। कॉलेज खत्म करके मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन कर ली। यहाँ का माहौल कम से कम मेरे कपड़ों और पिक्सी हेयर कट पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता था। मुझे मेरी तरह जीने के लिए दूसरों की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। आज सालों बाद मुझे मेरे कॉलेज की सहेली स्मिता मिली। शादी करके खुश है, पति अभी अमेरिका में रह रहा है। अगले साल लौटने पर दोनों ने परिवार बढ़ाने का सोचा है। उससे मिलकर खुशी और एक नई बेचैनी के साथ मैं घर लौटी। नींद नहीं आ रही थी, बार बार करवटें बदलती रही और अंदर एक आवाज़ मुझे बेचैन किए जा रही थी। मैं माँ बनना चाहती हूँ। हाँ, ये मेरे अंतरात्मा की आवाज़ थी। जानती हूँ आप मेरी इच्छा जानकर मन ही मन मुझे कोस रहे हैं। अगर इतनी ही इच्छा थी माँ बनने की तो किसी से शादी कर लेती या किसी गरीब अनाथ को घर ले आती। पुण्य भी होता और किसी बच्चे को परिवार मिल जाता। आपको क्या लगता है, मेरे माँ पापा ने मेरी शादी करवाने की कोशिश नहीं की? उन्होंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मुझे पसंद ही नहीं किया। मेरे बहुत से दोस्त हैं, लेकिन कोई मुझे अपनी पत्नी के रूप में नहीं देखना चाहता। मैं बाइक चलाती हूँ, कभी भी देश के किसी भी प्रांत में रैली के लिए निकल जाती हूँ। मर्दाने तरीके के कपड़े पहनना ही पसंद करती हूँ। शादी की पात्रता के अनुसार मैं कहीं से भी खरी नहीं उतरती। पात्रता हासिल करने के लिए मुझे खुद को बदलना पड़ेगा या सही पात्र हूँ इसके लिए दिखावा करना होगा। जैसे कि अंजलि ने अपना प्यार किसी दूसरे के साथ देख अपनी जीवन शैली में बदलाव कर लिया था। मैं इसके लिए राजी नहीं।
वीनू पालीवाल मेरी प्रेरणा, उनका भी तलाक हो गया था, सिर्फ इसलिए कि उनके पति को उनका बाइक चलाना और दूर दूर निकल जाना पसंद नहीं था। कितना कठिन है खुद को मार कर दूसरे की जिद और झूठे अहंकार के लिए जीते रहना। अगर मैं बच्चा गोद लेती तो इसमें मेरा कृतित्व कहाँ रहता? 9 महीने अपने अंदर पलने वाले शिशु का वो अनुभव कैसे मिलता? और इसलिए मैंने तय किया कि कृत्रिम गर्भधारण कर मैं माँ बनूंगी। दिन रात मुझे कोसते कि दुनिया में इतनी लड़कियां पैदा होती हैं, एक अच्छा और स्वाभाविक खुशहाल जीवन जीते हुए अपने माँ बाप को कृतार्थ करती हैं। एक उनके ही भाग्य क्यों फूटे निकले जो उनकी बेटी ऐसे नियम के विपरीत चलने की जिद लेकर बैठ गई। स्मिता ने समझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उसने समाज का डर दिखाया। गर्भधारण के बाद कैसे मैं सबके सामने रोज आना जाना करूंगी, कैसे ऑफिस में सबकी नजरों और सवालों का सामना करूंगी, सभी चरित्र पर उंगली उठाएंगे, कैसे मैं उनका मुंह बंद कर पाऊंगी। ऐसे निर्णय सेलिब्रिटी लें, लोग प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। उनके जीने के कई रास्ते हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की ऐसा कदम उठाए तो स्थिति दर्दनाक हो जाएगी। कितने ही उदाहरण रोज खोज खोज कर निकालने लगी, सिर्फ मुझे समाज के बनाए नियम विरुद्ध कदम उठाने से रोकने के लिए। मैंने उससे कहा, तुम क्या सोचती हो? मैंने तय नियम के अनुसार मां बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन हर बार रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि मुझे अपना आत्मसम्मान विसर्जित करना मंजूर नहीं था। अब मैं मां बनने के लिए वैज्ञानिक तकनीक का सहारा ले रही हूं, तो इसमें गलत क्या है? मैं किसी को ठग नहीं रही, किसी के साथ झूठे संबंध नहीं बना रही। मां बनने में अपराध कहाँ है? और मैं तो मां बन सकती हूँ, उसका पालन पोषण भी कर सकती हूँ, फिर इसमें किसी को क्या परेशानी होगी? स्मिता के पास मेरे तर्क का कोई जवाब नहीं था। यह शायद मां बनने की मेरी लालसा इतनी बलवती हो गई थी कि अब कोई विरोध सुनना ही नहीं चाहती थी मैं। आखिर वो दिन भी आ गया जब मेरे मां बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रयोग सफल रहा। अब मेरे जीवन की एक बड़ी इच्छा पूरी होने जा रही थी। महीने गुजरने लगे, शरीर में परिवर्तन होने लगा था। मेरा पेट अब नजर आने लगा था। लोगों की तिरछी नजरें, व्यंग बाण और सवालों से परेशान होकर माँ बाप ने घर से निकलना ही छोड़ दिया। मैं इसके लिए तैयार थी, इसलिए चुभती नजरों और व्यंग से बेपरवाह अपने रास्ते चलती रही। अपने गर्भ के 6ठे महीने में मैंने ऑफिस में सबको बुलाकर एक छोटी सी टी पार्टी दी और खुलासा किया कि न तो मेरे साथ प्रेम प्रसंग में कोई धोखा हुआ है और ना ही किसी ने बलात्कार किया है और ना ही मैंने छुपकर शादी की है। मैंने मां बनने की इच्छा को पूरा करने के लिए साइंटिफिक तरीके से स्पर्म इंसेमिनेशन करवाया है, जिसमें किसी भी प्रकार से पुरुष शरीर के संपर्क में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस दिन के बाद सहकर्मियों की फुसफुसाहट बंद हो गई। भले ही मेरी अनुपस्थिति में बातें होती हों, पर मुझे सुनाकर नहीं। दिन बीतते गए और फिर तृप्ति का जन्म हुआ। सचमुच गर्भधारण के बाद बच्चे के बढ़ने से लेकर प्रसव पीड़ा सब कुछ वैसा ही था जैसे सामान्य तरीके से मां बनने पर होती है। फर्क सिर्फ यही था कि तृप्ति सिर्फ मेरी थी, मैं ही उसकी अकेली अभिभावक। देखते देखते तृप्ति प्ले स्कूल जाने लायक हो गई। एडमिशन में खास परेशानी नहीं हुई, बस पिता के नाम की जगह खाली देख कई स्कूलों ने वापस लौटा दिया। थोड़ी कोशिश के बाद एक प्ले स्कूल में एडमिशन मिल ही गया। तृप्ति की बहुत सी पसंद मेरे जैसी ही है। उसे गुड़िया से ज्यादा गाड़ी और स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है। छोटी सी तृप्ति अब अपनी माँ और अपनी आया नीरू मासी के अलावा भी दोस्त बनाने लगी है। रोज नई चीजें सीखती और नए सवाल लेकर घर आती। अभी तो शुरुआत थी। तृप्ति को अभी अपनी माँ का अपने लिए चुने हुए जीवन की बहुत सारी जवाबदेही पूरी करनी बाकी थी।
जब तृप्ति को बड़े स्कूल में एडमिशन करवाना था तो ये भी किसी युद्ध से कम नहीं रहा। हर जगह तृप्ति अपने टेस्ट में पास हो जाती, लेकिन मैं तृप्ति की माँ इंटरव्यू के दौरान फेल कर दी जाती, क्योंकि तृप्ति के पिता का परिचय नहीं था। अंत में सोर्स लगाकर ही तृप्ति का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो सका। स्कूल से आकर तृप्ति पूछती, माँ, सब दोस्तों के पापा हैं, मेरे क्यों नहीं हैं? ये पहला सवाल था जिसकी उम्मीद भी थी मुझे, और मैं इसके लिए तैयार भी थी। मैं तृप्ति से किसी भी तरह का झूठ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन बातों को ठीक से समझ सके इसके लिए सही उम्र का इंतजार करना जरूरी था। आज मैंने उसके प्रश्न का जवाब दिया, नहीं बेटा, तुम्हारे कोई पापा नहीं है, सिर्फ माँ है। मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं तब जरूर स्टार हो गए हैं। नहीं तृप्ति, तुम्हारे पापा स्टार नहीं हुए। तुम अपने दोस्तों से कहना कि तुम अपनी माँ की इच्छा से इस दुनिया में आई हो। ठीक है माँ, मैं सबको यही बताऊंगी कि तुमने भगवान से प्रार्थना की थी, तभी उन्होंने मुझे तुम्हारी बेटी बनाकर भेजा। आज का सवाल जवाब यहीं खत्म हो गया। तृप्ति खुद को दूसरे बच्चों से अलग ना समझे, इसलिए मैंने पता नहीं कब खुद में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया था। अब मैं कभी कभी सलवार कुर्ती और साड़ी भी पहनती थी। बाल भी कंधे तक लंबे कर लिए थे। अलग अलग डिश बनाना तो तृप्ति को खुश करने के लिए मेरी सबसे पसंदीदा काम हो गया था। आज ऑफिस से लौटकर देखा तृप्ति उदास है। उसने बताया कुछ बच्चे एक साथ मिलकर उसे उसके पिता न होने के कारण चिढ़ा रहे थे। वो कहते हैं कि तृप्ति और तृप्ति की माँ झूठी है। पापा स्टार भी नहीं बने, साथ भी नहीं रहते, तो फिर कहाँ है? कोई जवाब न दे पाने के कारण तृप्ति स्कूल में रोई भी थी। मेरा कलेजा फट रहा था। छोटे बच्चे भी ग्रुप बनाकर कितने निर्दयी व्यवहार करना सीख जाते हैं। मैंने तृप्ति को फिर समझाने की कोशिश की। उसे बताया, तुम ट्यूब बेबी हो। वो क्या होता है माँ? उसके मासूम से सवाल के जवाब में स्पर्म बेबी समझाना और उसके लिए समझना दोनों ही कठिन था इस उम्र में। मैंने कहा, थोड़ी बड़ी हो जाओ, फिर मैं तुम्हें समझा दूंगी। अभी चलो, मैंने तुम्हारी पसंद का कस्टर्ड बनाया है, खा लो। निष्ठुर दुनिया किसी को अपनी मर्जी का जीवन शांति से जीने नहीं दे सकती। उसमें दखल अंदाजी किए बिना, जीवन को प्रभावित किए बिना उसे चैन ही नहीं। एक दिन तृप्ति स्कूल से लौटकर बोली, माँ, मीडिया प्रेस क्या होता है? उसके सवाल ने मानो मुझे अंधेरे कुएं में धकेल दिया, जहां तरह तरह की आवाजें गूंज रही हैं, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा। मैं समझ गई कि अब तृप्ति को एक स्वाभाविक जिंदगी देने के लिए मुझे फौरन ये शहर और जितनी जल्दी हो सके इस देश को भी छोड़कर निकलना होगा। मीडिया के सवाल जवाब और समाज की छीटाकशी मेरी बेटी का जीवन नर्क बना देगी। मध्यम वर्ग को तय किए हुए रास्ते पर ही चलना होगा। उसके बाहर अपनी मर्जी से कदम रखने की कीमत मैं चुकाने को तैयार थी, लेकिन मेरी बेटी को भी चुकाना पड़े, इसके लिए मैं तैयार नहीं। विधवा, अकेली औरत, भीख मांगकर दूसरों के सहारे जीवन गुजारती औरत इस समाज को मंजूर है। पति से प्रताड़ित औरत के आंसू समाज को मंजूर है। संतान सुख न दे सके ऐसा पति भी समाज को मंजूर है। लेकिन कोई आत्मनिर्भर औरत अपनी मर्जी से अपनी एक संतान पैदा करे, इसे स्वीकार करना सीखने में अभी भी इस समाज को बहुत देर है। मैंने जल्दी ही यह शहर छोड़ दिया और साल भर के अंदर ही नई नौकरी के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई। यहाँ तृप्ति को रोज ऐसे सवालों का सामना नहीं करना पड़ता। तृप्ति और तृप्ति की माँ, मैं, हम दोनों दुनिया के सबसे सुंदर रिश्ते, माँ और संतान के रिश्ते के बेहद सुखद पलों को जी रहे हैं। मैं अपने देश, अपनी संतान के साथ लौटना चाहती हूँ। वो दिन भी जरूर आएगा जब तुषार कपूर, करण जौहर की तरह तृप्ति की माँ को भी समाज खुशी खुशी अपनाएगा, सवालों के कटघरे में खड़ा नहीं करेगा। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो
तो हमारे प्रयास को लाइक और कमेंट जरूर दें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे इस प्रयास को शेयर करके हमें सहयोग करें। धन्यवाद।